हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट लेक्चर में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड समझा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कहां से जो एग्जांपल्स जो आए हैं वो कैसे बनते हैं, नाम से उनको कैसे बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सब जो कहानी थी, जो स्टोरी थी वो आपने सब समझ ली थी। उनके मैंने आपने हेक्साडेंटेट लिगेंड बताया था और वहां पे बताया था कि उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होते हैं। वो सब स्टोरी, वो सब कॉन्सेप्ट आपने और मैंने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है चिलेशन। और वहां पर मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था, कहा था इसको मैं थोड़ा अलग से भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक बार चिलेशन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली चिलेशन होता क्या है? देखिए, आपको पता है कि जो भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वहां पर दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे ईएन वाला ही ले सकते हैं, है ना। ये आपने एग्जांपल लिया, इसका नाम आपको पता है इथाइलिन डायमीन, ठीक है जी। ये इसका नाम भी आपको पता है। इथाइलिन कैसे बनाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में आपने नाइट्रोजन, बैलेंस कर दो इसको, बन गया ये इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लोन पेयर्स कहां-कहां प्रेजेंट है? एक तो इसके पास में लोन पेयर है, वेरी गुड। इधर देखो, इसके पास में लोन पेयर है, यस। ये दोनों लोन पेयर ऐसे डोनेट करते थे। चिलेशन क्या होता है? चिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जब दो या दो से ज्यादा डोनर एटम रखने वाले पॉलीडेंटेट लिगेंड जब मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो वहां पर एक रिंग फॉर्म होती है। देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुई, है ना। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम चिलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम चिलेशन बोलते हैं। और जो लिगेंड्स इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात, चिलेशन ये होता है जब आपके साथ पास में दो या दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होंगे और वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और वहां पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हम चिलेटिंग स्ट्रक्चर या फिर चिलेट बोलते हैं। इस प्रोसेस को चिलेशन बोला जाता है और जो लिगेंड्स इस काम में हेल्प करते हैं उसको चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, व्हेन two or more donor atom from polydentate ligand forms a cyclic structure while coordination to central metal atom को इलेक्ट्रॉन्स अपने देते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, इस तरह का कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्या? चिलेशन। And the ligands are called as क्या? जैसे चिलेशन है तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स इनको बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ आई, है ना। तो मतलब अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम अगर मेटल को बांध दे, मेटल के ऊपर अटक जाए, वहां पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, उस स्ट्रक्चर को साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। तो जो इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा उनको चिलेट कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। चिलेट बन जाते हैं, नोट करिए इसको। तो ये जो जितना ज्यादा ये इसको डोनेट करेंगे तो जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी कम हो जाती है। बॉन्डिंग होने का मतलब ये है जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उसकी एनर्जी कम रहेगी। कम रहने का मतलब ही तो स्टेबिलिटी गेन करना है। तो जितना ज्यादा इसमें चिलेट बनेंगे
उतने ज्यादा ही इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो आपको ये पता चल गया होगा, चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है अगर आप नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख देते चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन किससे, देन दैट ऑफ बाय मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम नाम याद रखना, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। जल्दी से आप इसको नोट करिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई क्या? इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, नोट करिए इसको। तो यहां से आपको एक चीज ये भी क्लियर हुई है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने डोनर एटम ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा ही स्टेबल होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके, और इन चिलेशन को अलग से पढ़ने का कुछ मतलब भी है क्या? हाँ, इसको जो है कई बार बहुत सारे, जैसे आपने ईडीटीए को देखा था ना, हार्ड वाटर के अंदर से मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम केटायंस को वो ट्रैप करता है ना। ऐसे इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो यहां पर पहले लिखिए आप, मोर डेंसिटी अगर होगी, अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, जो स्टेबिलिटी बनेगी इसकी वो भी ज्यादा होगी। ये आपने देख लिया कि बॉन्डिंग उसमें बनती है ना, एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ आ गई। आप देखिए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं, इनको इस वजह से ही ज्यादा भाव दिया जाता है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप इनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जनरली उनको हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था वो ईडीटीए का यूज करना। These compounds are used as for softening of hard water, और किसमें करते हैं इसको यूज? लास्ट लेक्चर में जो बताया था वो तो आप लिख ही लेना, है ना। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, क्या था वो जो आपने मैगी में भी देखा था, एक बार वो बहन हुई थी ना, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग भी हटा देता है जी ये। ठीक है, जैसे आपके शरीर में लेड चला गया, लेड हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। जब लेड चला गया तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर चिलेटिंग एजेंट डालोगे कि वो लेड को ट्रैप कर ले, और लेड को ट्रैप करके एक नॉन टॉक्सिक केमिकल बना दे, वो आपकी बॉडी से जो है इजेक्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग करके भी इसको यूज किया जाता है। और कौन सा है, और कौन सी तरह से यूज कर सकते हैं आप इसको? देखिए, जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, तो इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर अगर आपको निकेल को एस्टिमेट करना है ना, एस्टिमेशन ऑफ कैटायंस, मेटल कैटायंस के लिए भी इन एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। जैसे निकेल के लिए डीएमजी यूज किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, chelation is used for the estimation of metal ions as एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे निकेल डाइपॉजिटिव, अगर इसको बाहर निकालना है तो DMG is used, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट, ये आपको पता है ना, ये एक लिगेंड होता है। ठीक है, इनको इसको यूज किया जाता है तो वहां से ये मिक्स होकर बाहर निकल जाता है, जिसको आप आगे एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई क्या? जब भी आप देखोगे तो जनरली इसकी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं, और ये चिलेशन इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहां तक कि आपको बातें समझ आई, तो मतलब जो चिलेटिंग लिगेंड्स भी होते हैं वो आप समझ गए हो क्या? ठीक है, चलिए, यहां तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में आपने जान लिया।
अब मुझे एक और टाइप का लिगेंड होता है जिसको आप बोलते हैं सर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। उसको भी जरा एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, वो भी थोड़ा जरूरी होता है ना, आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कैसे होते हैं, क्या होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड, और आपको इससे पता नहीं चल रहा, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट भी दिया था इसको, मतलब कुछ लिगेंड्स होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल कर रखते हैं, मतलब उनकी डेंटिसिटी कई बार वो यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, कई बार वो बाइडेंटेट लिगेंड की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। जो इस तरह के लिगेंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, मतलब उनकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होती है। तो लिखिए आप इसको सर्टेन लिगेंड्स, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल ले आप, कौन सा SO4 है ना, डाइनेगेटिव, मान लो ये आपके पास में ये लिगेंड है, ठीक है। ये लिगेंड अगर आप नॉर्मली देखोगे तो क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव करता है। अब देखो यहां पर क्या करेगा, सर्टेन लिगेंड जैसे ये बिहेव्स एज फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी ड्यू टू हैविंग क्या, 2 or more डोनर एटम। जैसे मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ A, इसके अंदर आपने डाला SO4 डाइनेगेट, ये कोई लिगेंड, यहां पर इस फ्लेक्सीडेंटेड जो लिगेंड है उसने बिहेव करा किसकी तरह से, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से। एक और कोई कंपाउंड बनाया आपने भी, और यहां पर आपने वही लिगेंड डाल दिया, और लिगेंड ने बिहेव करा किस तरह से, बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर दे, है ना। मान लीजिए इसने यहां पर बाइडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव कर दिया। आपने EDTA जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कितने डोनर एटम आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 6 आते हैं, तो वो भी अपनी डेंसिटी को फ्लेक्सिबल रखता है, मतलब कई बार अलग अलग तरीके से डेंसिटी या फिर डोनर एटम्स उसमें बढ़ते रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू वो कॉम्प्लेक्स उस तरह से बिहेव करता है। तो जो इस तरह के लिगेंड्स होते हैं उनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसने बाइडेंटेट की तरह बिहेव करा, इधर मोनोडेंटेट की तरह बिहेव किया, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल या फिर फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी शो करता है। इतनी बातें आपको समझ आएगी, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी शो करता है। एग्जांपल में बताऊंगा इसको, जरा इतना आप नोट करिए, इतना एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूं, आप यहां एक बार जल्दी से इसको नोट करिए एक बार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर आपको मैं इसकी समझाऊंगा। देखिए कैसे, अगर मैं लेता हूं बीच में कोबाल्ट और ये एक इस तरह से बना हुआ है, यहां पर SO4 लगा है जी, इधर अमोनिया लगा हुआ है, इधर अमोनिया लगा हुआ है, इसके पास ऑब्वियसली लोन पेयर्स होंगे, इसके पास में लोन पेयर्स होंगे नाइट्रोजन के पास, इधर देखो इधर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स होंगे, है ना। इस तरह से आपके सामने बन के आ गया है, ये कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके ऊपर आया, ये तो मतलब कोऑर्डिनेशन आया है ना। तो ये कुछ बन के आ गया आपके पास में। अब यहां पर आप क्या चीज देखोगे, जो ये लिगेंड है इसकी डेंसिटी कितनी है, आप जरा इसके बारे में बताइए। जो डेंसिटी है इसकी वो कितनी है, वो आप मुझे एक बार बताइए। थोड़ा स्ट्रक्चर आप खोल के देखो, उसकी स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। कैसे, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना, वहां से आप इसकी स्ट्रक्चर खोलो। देखिए सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर बनाएगा जी कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे, सल्फर इसके पास में इसने इधर से O से जो है बॉन्ड कर दिया, ये तो बना ही हुआ है ना, इस तरह से इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड और इधर O नेगेटिव, इस तरह से बन गया। यहां पर ये केवल एक एटम, इसमें इसके पास में जो भी एटम्स हैं
उसमें देखोगे अगर आप तो यहां पर देखो ओ नेगेटिव ये रहा, एक ये वाला भी, इसने यहां से एक ही साइड दी तो एक डोनर साइड अटैक कर दिया तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये जो लिगेंड है ये वाला, ये पूरा का पूरा यहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, है ना? अब एक और एग्जांपल देखो, इसी को ही अगर मैं ऐसे बताऊं, यहां पर मैंने क्या करा, इधर ओ सल्फर डबल बॉन्ड O ऐसे, और इधर की तरफ आप देखोगे इस तरह से अमोनिया बन गया जी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर आपके लोन पेयर्स हैं, इधर भी आपके लोन पेयर्स है, इधर भी आपके लोन पेयर्स है, यहाँ भी आपके लोन पेयर्स है, और इसने दो साइड से, अब यहाँ पर अगर आप SO4 को देखोगे तो ये SO4 ही है ना? यहाँ पर इसने दो साइड से, दो जगह, दो एटम से इसने डोनेट करा। दो डोनेटिंग साइड आने का मतलब ये है कि यहां पर ये ही SO4 किस तरह से बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह से बिहेव कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर इसकी डेंसिटी क्या थी SO4 की 2, इधर देखो यहां पर SO4 की डेंसिटी क्या है 1। समझ आया क्या? तो ये क्या करा इसने, वेरिएबल डेंसिटी शो करी, इसकी वजह से इसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी बोला जाता है। इतनी बातें आपको समझ आई क्या? बिल्कुल क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जो कहीं पे मोनोडेंटेट, कहीं पर डाइडेंटेट, फिर बदल जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। दल बदलू होंगे उनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। जरा इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जो ये लिगेंड्स हो गए, आपने उन सबका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आपको पता चल गया लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, है ना? डेंसिटी के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, चार्ज के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। स्पेशल केस आपने चिलेटिंग लिगेंड भी देख लिए, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स भी देख लिए, एम्बिडेंट लिगेंड सब आपने देख चुके, आपको ये सब चीजें समझ आ गई है। अब मैं आपको इसके थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिगेंड्स के टाइप के बेस पे डिफाइन करोगे तो वहां पर आपको दो टाइप मिलेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। जरा एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो आप, है ना? जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया? कर लिया नोट? ओके, लिगेंड्स के बेस पे अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्लासिफाई करोगे तो वो कितने टाइप के होते हैं, अब ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ किसका? लिगेंड्स। अगर आप लिगेंड्स के बेस पे देखोगे तो किस तरह से आएंगे, जरा याद रखिए। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे उनको हम दो तरीके से बोलते हैं। पहले को बोलते हैं हम होमोलैप्टिक, बड़ा आसान सा है, ज्यादा खतरनाक वाला इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर है हेट्रोलैप्टिक, ये नाम से पता चल जाता है आपको, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। अगर सेम ही टाइप के लिगेंड्स हैं उसके अंदर तो वो होगा होमोलैप्टिक, है ना? यहाँ पे लिख दीजिए सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे उनको, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको बोलेंगे हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो इधर K4FeCN6, सारे के सारे जो लिगेंड्स है वो Cn ही है। ऑल लिगेंड्स आर क्या है? Cn नेगेटिव, यही तो है। तो एक ही टाइप के लिगेंड्स है इसमें, तो इसकी वजह से इसको होमोलैप्टिक बोला जाता है। इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे आपने लिया Fe H2O5 NO, कैसे कोई कंपाउंड बनाओ, अब कॉम्प्लेक्स है।
तो यहां पर क्या है, लिगेंड्स देखो कितने टाइप के लिगेंड्स हैं, देखो लिगेंड्स देखो कितने टाइप के हैं। यहां पर एक तो NO भी एक लिगेंड है ना, पॉजिटिव लिगेंड होता है। ये मोनोनाइट्रेट लिगेंड है ना, H2। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये एक लिगेंड आया कैटायनिक लिगेंड, और एक ये आया यहां पर लोन पेयर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अगर आप इस तरह से इसको देखोगे तो यहां पर 2 टाइप्स के लिगेंड्स प्रेजेंट है ना। तो अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो उनको बोलेंगे हम हेटेरोलेप्टिक। बस इतनी सी बात है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ ligands are present in complex, are present in complex। बस जितनी सी बात थी नोट कर लीजिए इसको, एक एग्जांपल लिख लो इसके, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक की तो छोटी मोटी बातें आपको पता चल गई, छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, अरे जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। आपने पढ़ा था सर, अगर आपके पास में कोई भी अगर इस तरह से मानो एक लिगेंड है ना, और यहां पर इस तरह से बना हुआ है, तो आपने बताया ये मेटल होता है जी, ये लिगेंड होता है, ये दोनों हमने पढ़ लिए, है ना। अब बारी आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी, ये वाला क्या वाला है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए। देखिए क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जब कभी भी जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, तो लिगेंड के कितने एटम मेटल को अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, अगर आप ये पता कर लो तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतनी सी बात, ठीक है। तो लिखिए द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ligands donate their lone pair of electron, lone pair of electron किसको देते हैं, टू सेंट्रल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम्स are called as, या फिर is called as its coordination number, its coordination number। समझ आया क्या, अभी आएगा देखो। जैसे अगर मैं बात करूं FeCO5, कितने एटम है जो, कितने लोन पेयर जो है मेटल को दे रहा है, लिगेंड क्या है CO, ये दे रहा है ना। तो CO क्या है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये पता ही है ना, मतलब ये तो आपने चीज समझ ही ली थी कि यहाँ पर इसके पास में ये है, ऐसे है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहाँ पर C निगेटिव बन जाता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O बन जाता है। फिर ये क्या करता है, अपना चार्ज इसके थ्रू देता है। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर या फिर कितने लोन पेयर्स जो है इसने दिए, कितने दिए, एक लोन पेयर दिया। या फिर मैं दूसरी तरीके से कहता हूं कितने एटम जो है वो डोनेट करते हैं, तो ये डोनेट केवल कार्बन कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें आप बोल सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस एटम के अकॉर्डिंग 1 है। कितने एलिमेंट है, कितने लिगेंड बने हुए हैं, 5 लिगेंड है, तो कितने आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया। समझ आया आपको। सेम इसी तरह से आप देखिए, ठीक है। आपके पास में ये है तो लिगेंड ये है, ठीक है। कितने एटम जा रहे हैं, तो लिगेंड ये 4 है, तो एक लिगेंड से एक एटम जा रहा है, 4 लिगेंड से 4 एटम जो है डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। इतनी बात समझ आई क्या, ठीक है। नोट करिए जरा इसको। एक और एग्जांपल देख लो पहले चाहे, जैसे आपने CO Cl4, ठीक है, डाई नेगेटिव, मान लो ये कोई कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास में है, यहां से लिगेंड क्या है, Cl है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये कि
कितने एटम डोनेट करेगा, कितने एटम्स जो हैं वो डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इसके पास में लिगेंड यही देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या गया, 4 आ गया। समझ आया, नोट करिए। समझ आ गया, नोट कर लीजिए इसको। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, है ना। ये देखिए, जैसे आपके पास में इसके पास में लिगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया का कौन सा एटम ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एन, नाइट्रोजन। ये देखो, है ना। अमोनिया से एक एटम लेता है नाइट्रोजन का, लिगेंड कितने हैं, 2, तो कितने एटम जाएंगे, 2 एटम जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 2। ठीक है, या आप नॉर्मल भी देख सकते हो। यहां पर एक एटम जाता है, आपको पता है मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसको अगर आपको डोनेट कराना तो एक एटम जाएगा, कितने एटम है, 5, तो 5 आ गया। इधर देखो, इधर देखो, इसकी डेंसिटी 1, एटम कितने, 4 नंबर। अरे इसकी डेंसिटी कितनी है, मोनोडेंटेट लिगेंड है ये, 1 है, ओके। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4, ठीक है, तो क्या आ गया, 4 आ गया। इसको देखो, इसकी डेंसिटी कितनी है, मोनोडेंटेट होने की वजह से क्या है ये, 1 है डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से आप इसका एक फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि अगर आपको डेंसिटी पता चल जाए और नंबर ऑफ लिगेंड पता चल जाए, तो वहां से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। कैसे, जैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताना चाहते हो, तो वहां के लिए आपको पहले डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी क्या है, और इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स भी पता होने चाहिए, तो वहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे। कैसे, इधर देखो, इधर देखो, अगर आपको ये बताना है किस तरह से बताओगे, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने लिया कोबाल्ट, En ट्राई और ये ट्राई, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास में है, और अब आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जरा ट्राई, जरा इसको ट्राई कीजिए। एक और देखता हूं मैं, Mg, मान लो आपने ये ले लिया, ये ले लो, चाहे ट्राई ले लो, यहाँ पे Cl2 लगा लो, ठीक है। इसको भी करके देखिए क्या आएंगे इनके कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएंगे, देखो पहले वाले थे वो तो आपने कर दिए, बड़े आसान से ही थे, समझ आ गया होगा आपको। अभी जो पिछले वाले थे एग्जांपल मैंने दिए थे, जैसे FeCO5, समझ आ गया, मोनोडेंटेट लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 5, कितना आ गया, 5। ऐसे इनको करके देखो, है ना। या फिर आप ये भी सकते हो, ये भी देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे। अगर आप उनको काउंट कर लोगे तो वहां से भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, बड़ा आसान है ना। चलिए, यहां पर जैसे En है, इथाइलिन डाइअमीन, यहां पर 2 ही आपको पता है, ये डाइडेंटेट की तरफ से 2 एटम है इसके पास में, तो 2 एटम है। एक जो लिगेंड है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। यहां पर कितने हैं, 3, तो 3 लिगेंड कितने को करेंगे, 6 को करेंगे। ऐसे निकाल सकते हो आराम से, है ना। ऐसे भी देख सकते हो, डेंसिटी कितनी है, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3, कितना आ गया, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आया इसका 6। आराम से आपको समझ आया। इधर देखो, इधर देखो, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, सोचिए जरा, ट्राइन के रेस्पेक्ट में, और इस तरह से Cl वाले को भी देखो, ट्राइन के रेस्पेक्ट में देखो, इसकी डेंसिटी कितनी होती है। ये कौन से डेंटेट लिगेंड है, ट्राइन जो है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड है या नहीं है, 4 इंटू क्या है, यहां पर 1 लिखा है तो 1, इसको जोड़ दो। इधर देखो Cl2, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, वेरी गुड। एटम कितने हैं, लिगेंड कितने हैं, 2 है, ठीक है। जोड़ो आप, 4 + 2 = 6। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। ये कहानी होती है जी, इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इतना आप नोट करिए। कर दिया, अब देखो आपके पास में एक और मैं कंपाउंड देता हूं, MgEDT2- करके देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है,
ये लो Mg EDTA2 करिए। किस तरह से करेंगे इसको, करिए किस तरह से करेंगे इसको, आपको पता है। अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं सर, डेंसिटी आप पता होने चाहिए और इनटू, अगर आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स भी पता है तो आप इसको कर सकते हो। करिए, कैसे करोगे, आपको ये पता है जो EDTA है वो अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह से काम करता है। जो EDTA यहाँ पर ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी डेंसिटी कितनी है, अगर आप इसकी डेंसिटी को शो करोगे तो वो है 6। पता चल गया, करो आप तो नॉर्मल सी बातें रहती। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा जी इसकी डेंसिटी है ये, नंबर ऑफ लिगेंड है 1, तो आ गया कितना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। कर सकते हो ऐसे आपको बस कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे उससे भी पता चल जाएगा। और अगर आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना तो देख लेना टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के पास में आते हैं, उसी को ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, जल्दी से आप इसको छाप लो अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लिखिए, ये आपने समझ लिया है। क्वेश्चन आते हैं जी इससे, IIT JEE और नीट के अंदर भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, अभी तक देखिए आप, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, आपने रेडॉक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। वो ये कहता है कि जब कभी भी आपके पास में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स में अगर स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं तो उनका ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या होता है, ठीक है, यहां पर भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। यही कहता है कि अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कोरिलेशन कंपाउंड, अगर आप उसके ऊपर से सारे लिगेंड्स हटा दो और लिगेंड्स को हटाने के बाद में मेटल के ऊपर कितना चार्ज बनता है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर लोगे तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ऐसे ही आप रेडॉक्स में पढ़ते थे, अगर आप एक्स वाले मेथड से निकाल सकते, नहीं निकलता था, ज्यादा आ जाता उल्टा सीधा, तो स्ट्रक्चर से खोल के देखते थे उसको। ऐसा आप पढ़ते थे ना, 11th में आपने पढ़ा है। अब आप इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहेंगे, पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है। तो आप लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये मेटल एटम, इज डिफाइंड एज द चार्ज present on the central atom, on the metal atom, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको पता है सब चीजें। ठीक है, if अगर मैं उसके ऊपर से if all the ligands has been removed या have been removed, हटा दूं मैं सबको, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा उसको मुझे बताना अगर है तो उसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इतनी बातें समझ आई आपको, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो अब मैं जैसे आप पहले वाले मेथड से करते आए हैं इसी तरह से आप इनको भी करके देखो। तो देखो क्वेश्चन देता हूं मैं सीधा आपको, पहला कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, calculate the oxidation state of the central metal atom in the following molecules। क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे। ठीक है, जैसे आपको मैंने दिया ही एक एग्जांपल है आपके पास में, ये यहां पर है 6 और बाहर है Cl3। चलिए इसको करिए आप। पहला
पहला एग्जांपल आपके सामने है, इसको आप करके देखिए, ठीक है। बहुत आराम से करिए, आराम से, शांति से। करिए। देखिए जब कभी भी आप इसको देखोगे तो आप तोड़ोगे तो कैसे बनेगा ये वाला, अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसे बनता है, कैसे टूटता है। देखो अगर आप इसको पानी में डालते हो तो ये कैसे टूटता है जी, एक्वस मीडियम में। यहाँ पर देखो क्लोरीन है, इसके ऊपर तो नेगेटिव जाएगा, ये 3 पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से तो जाता है। देखो आप CO NH3 6 इसके ऊपर आ जाएगा ट्राई पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव 3 होंगे, इस तरह से टूट जाएगा। अब आप इसके पास से ये हटा दो, ये हटा दो, हट गए, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन बन गया, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल वाली लैंग्वेज से, जैसे आपको बताना है x, इसका मान लो आप x प्लस, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल रेडिकल है, तो यहां पर क्या करोगे 6 into 0 is equal to +3, तो x plus 0 is equal to +3 है ना, और x is equal to क्या आया +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3। कर सकते हो ऐसे, कर सकते हो ऐसे, नोट करो पहले इसको, कर सकते हो ना इस तरह से। चलिए अब एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल देता हूं मैं आपको करके देखने हैं। बी क्वेश्चन देता हूं, FeCN6 4 माइनस, दूसरा Cu NH3 का 4 SO4 निकालो, इसका निकालना है यहां और इसका निकालना है इधर, करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो उनका, निकालिए बड़े आराम से करो। देखो पहले वाला हो रहा होगा, पहले वाला तो आपको पता ही है, इसका निकालना है, इसको मान लिया x, ठीक है, प्लस 6, यहां पर Cl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव रेडिकल है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है तो नहीं है ना, तो यहां पर लिखो -1 इज इक्वल टू, जितना भी उसके आगे सामने चार्ज लिखा है उसको लिख दो ऐसे, झाला x -6 इज इक्वल टू -4, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पर या उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू कितना आया +2, तो क्या आया ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आई +2। समझ आया कैसे करना है। सिमिलर वेन मैंने इसको करो, देखो आपको पता है ये जो सल्फेट है ना, ये इसको सल्फेट जब जिसको लिखते हो तो डाई नेगेटिव होता है ना, तो अगर इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या बन के आएगा, ये चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, ऐसे डाई पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, तो कैसे करोगे आप, सो सिंपल, सो इजी, x प्लस 4 अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना 0 इज इक्वल टू +2, क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई +2, हो गया क्या हुआ, नोट करिए। चलिए एक और कंपाउंड में देता हूं आपको इस तरह से सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। देखो जैसे एक मैंने दे दिया आपको, ये लो करके देखो इसको, ठीक है, एक और लो, आसानी है ये दोनों के दोनों, ठीक है, करो।
करिए, यहाँ पे आपको छोटी सी चीज और पता चलेगी, दैट्स इट, बाकी इतना ही है। आपको ये पता है कि जो CO है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या आया, अरे ये तो सिंपल से ही है, x प्लस 5 इंटू इसका ऑक्सीडेशन, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो क्या है, यहाँ भी आपको पता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब चाहे आप 4 लिखो चाहे 5 लिखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इधर देखो, अगर आप K3Fe ऑक्स को बोलते हो यहाँ पर ऑक्जेलिक, इससे बनता है ऑक्सिलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है ऑक्सिलेटो बोलते हैं। ऑक्सिलेटो आपको तुरंत क्लिक हुआ होगा, ये तो यहाँ पे C2O4 डाई नेगेटिव करके दे देता है ना, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था वो, है ना। यहाँ पर आपको पता चला है कि ये कौन सा है, ये डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। क्लियर, इतनी बातें तो आपको समझ आती है। अब इधर देखो उसको, इसी चीज को इधर देखिए, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले हैं, या तो तोड़ोगे तो 3K प्लस आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस तरह से तो न्यूट्रलाइज नहीं है। ये जो K3Fe, इसको लिख लीजिए आप C2O4 और यहाँ पर क्या है 3, इस तरह से ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बन के आएगा, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आएगा 3 को है पॉजिटिव, उसको तो आप एक तरफ कर दो, उसकी मतलब नहीं होगा, यहां से निकालते हैं हम तो CFE C2O4 इसका थ्राइस और इसके ऊपर आएगा ट्राई नेगेटिव, तभी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, इसको लेंगे x प्लस इसका O नेगेटिव, इसमें क्या होता है, कौन सा चार्ज है, डाई नेगेटिव वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लोगे, इस रेडिकल को अगर देखोगे, इसको रेडिकल वाइज के ऊपर कितना चार्ज, -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए एटम कितने हैं, 3 है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इस रेडिकल के ऊपर कितना चार्ज, -2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, -3। आप देखो x - 6 इजिकल टू -3, या फिर मैं कह सकता हूं इधर को प्लस ले जाओ, समझ आया क्या, समझ आया, ठीक है। अगर आप इसको भी निकालो, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइडेंटेट डाइडेंटेट रहते हैं तो उसकी कोडिंग आपको समझना पड़ता है। अगर EN वगैरह आएंगे, ट्राइइन वगैरह आएंगे, तो उनके ऊपर अलग से कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको 0 मान के चलना है, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें पता है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के दे सकते हो, ठीक है, नोट करिए इसको। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको करना है और उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे। देखो आप यहां पे H2O 5Cl और यहां पर Pr, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका ये बताना है जी। दूसरे पार्ट में आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसकी बताओगे आप, ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल की बताओगे, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम। जरा एक बार जल्दी से इसको करके देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे, करके देखिए आप अपने आप, ठीक है, करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। चलिए करिए इसको। जब भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है तो ये तो आप ऐसा देख लिया करो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड है वो डोनेट करेगा उनको काउंट कर लो, वहां से भी पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे जैसे ये है H2O है, इसके पास में ऑक्सीजन के ऊपर यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो देगा तो एक ही ना, मोनोडेंटेट है ना। तो एक जो H2O है वो एक ही लोन पेयर देगा, तो यहां पर कितने हैं, 5 H2O है, तो कितने लोन पेयर हो गए, 5 लोन पेयर हो गए, तो ठीक है। उसके बाद में और भी जुड़ा हुआ है, Cl भी जुड़ा हुआ है, वो Cl क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देगा, है ना, ये भी एक लोन पेयर देगा, तो 5 तो इसमें दिए और एक इसमें दिया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसका
6। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब आपको ये देखना है कि जो एटम्स या लिगेंड्स जो मेटल के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड है बस उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इधर देखो, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होगा, ये तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आप चाहे डेंसिटी देख लो और नंबर ऑफ लिगेंड देख लो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, है ना। देखो दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस वाले मेथड से चलते हैं तो निकालो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैसे आएगा। डेंसिटी कितनी है इसकी, 1 है। एटम कितने हैं, 5। प्लस इधर देखो Cl की डेंसिटी कितनी होती है, 1। लिगेंड कितना है, 1। कर दो इसको, 5 + 1 = आया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। हमें इसके अंदर देखना है, मतलब जो मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। जो मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड है, जितने एटम डायरेक्टली लिंक्ड है उनको आप काउंट कर लो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पता है कि वाटर जो है वो एक ही लोन पेयर देगा तो कितने हो गए, 5। क्लोरीन है, एक ही लोन पेयर देगा, कितने हो गया, 1। 5 और 1 6। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाए। बहुत आसान है ना, ऐसे निकालना है बस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है सेंट्रल मेटल एटम की। इसके अंदर आप यहां से अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये अलग अलग चार्ज में टूट जाएगा। यहाँ Br नेगेटिव होता है वैसे, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब इधर देखिए, आपने इसको इधर डाला तो ये कैसे आएगा, FeH2O, 5 आगे क्या है, Cl, वेरी गुड, और बाहर क्या है, Br। अगर आप इनको तोड़ोगे इसमें नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप इतने से कर लो आपस, अरे इतने से कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो कैसे, Fe इसका मानोगे आप x, इसको मानोगे आप x, प्लस 5 इसकी वैल्यू होती है 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इधर Cl इसका होता है -1। अब इसके ऊपर क्या लिखा है, +1 इजिकल टू क्या आ गया, +1 लिख दो। ऐसे कर सकते हो, क्या आया, x - 1 इजिकल टू +1 या फिर x इजिकल टू +2। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या, बताइए, इतनी चीजें समझ आई, क्लियर हो गया। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये समझ आ गया, है ना। ओके, यहां पे नॉर्मल भी यहीं से ही देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसी चीजें हैं जो आपको कंपाउंड को देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका -1, इसका भी -1, ये दोनों के दोनों उधर चले जाएंगे तो +2 आया कि निकल के। ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इजी है, दोनों चीजें बहुत इजी है, बहुत आराम से आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ आई। कोऑर्डिनेशन, जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है जी, नोट करिए जरा इसको। इतनी चीजें समझ आई, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। अब देखो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मेटल के बेस पे भी अलग तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। देखो आपको कुछ चीजें मैंने बताई थी, पहले बताया था मैंने चार्ज के बेस पे करना है, फिर लिगेंड के बेस पे, अब मैं बता रहा हूं कि मेटल के बेस पे। कॉम्प्लेक्सेस को मेटल के बेस पे दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला ये है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, जो आपने अभी तक पढ़े, और दूसरा होता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो ये कैसे होते हैं। इनके पास में एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है, वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट, और उसके पास में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। 2 or more central atom is present, central atoms are present। क्लियर हो गया इतना, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के ही तो हैं। आगे क्या लेंगे हम, ये ले लो चाहे, ठीक है।
इस तरह से इसको कर दो। यहाँ पे कितने एटम है, सेंट्रल एटम कितने हैं, एक ही है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो कुछ ऐसे कंपाउंड, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CO EN का ट्वाइस, यहाँ पर आपने इस तरह से कुछ जोड़ दिया, ये कुछ जोड़ दिया आपने, है ना, ये इस तरह से आपने कोई कंपाउंड बनाया और इसके बाहर आया SO4, ये एग्जांपल है। अगर आप इस कंपाउंड, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। अब इसमें कुछ चीजें समझने की है। देखो पहली तो चीज ये है कि यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल की, ये भी मेटल है और ये वाला भी मेटल है, तो कितने एटम है, मेटल कितने हैं यहाँ पर, मेटल एटम कितने हैं, 2, ठीक है, पहली बात तो ये। तो क्या है कि यहाँ पर 2 मेटल एटम प्रेजेंट है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के होंगे उनको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पहली बात तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई, ओके। दूसरी बात ये है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के लिगेंड दिख रहे होंगे, देखो ऐसे, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये जो ब्रिज बना रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ब्रिज बना रहे हैं, इनको हम ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। बस यही एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था जो मुझे इसके साथ इसके हेल्प से ही देना था। ये होता है ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है, जो ब्रिज का काम करते हैं। 2 मेटल एटम के बीच में एक लिगेंड होता है जो ब्रिज की तरह से काम करता है, उनको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए यहां तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब तक के जो लेक्चर हैं उनमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, जरा एक बार उसको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूं। अब तक के जितने भी लेक्चर हो गए, सबसे पहले आपने पढ़ा पहले लेक्चर के अंदर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपने देख लिया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहा जाता है उसके लिए आपने पढ़ा एडिशन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उसके 2 टाइप्स थे, पहला था डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब कहानी आपने खत्म कर दी, समझ लिया आपने सब। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, उसमें आपने सब चीजें वो देखी। वो सब सीखने के बाद में आपने देखा सबसे पहले उसमें मेटल है तो मेटल क्या होता है उसके बारे में देख लिया। दूसरा लिगेंड्स क्या होते हैं वो सब आपने देख लिए, उनके टाइप 2 बेसिस पे होते हैं, चार्ज के बेस पे वो खत्म, डेंसिटी के बेस पे देखा मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, उसमें आपने पॉलीडेंटेट कर दिया उसको, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब आपने देख लिया, उनकी इंपॉर्टेंट। इन्होंने चिलेशन वगैरह के बारे में बताया, चिलेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सब आपने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना, वहां तक आपने सब कुछ देख लिया। मैंने इसके बाद में बताया आप सेंट्रल मेटल के बेस पे भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब आपने देख लिया। तो आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप, मैंने आपको एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 बेसिस पे बताया है ना। ध्यान रखना, बेसिस पहला बेस था कि अगर आप जो है कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है, अगर आप उसके बेस पे देखोगे, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है उसके बेस पे देखोगे तो यहां पर आपको 3 तरह के मिलेंगे। पहला है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और तीसरा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये आपने समझ चुके। फिर मैंने आपको लिगेंड पढ़ाया जब, तो लिगेंड में मैंने कहा कि बेसिस ऑफ लिगेंड, अगर आप लिगेंड के बेसिस पे देखोगे तो वहां पर 2 तरह के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे जी, इसमें होमोलैक्टिक होगा जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड है, दूसरा देखो हेटेरोलैक्टिक है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के लिगेंड्स अगर होंगे तो उनको हेटेरोलैक्टिक बोला जाता है। अब आज मैंने बता दिया आपको कि भैया सेंट्रल मेटल एटम के बेस पे भी होता है, इसका जो बेसिस है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम के बेस पे बोलोगे, अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो उसको बोलते हैं हम होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और अगर
ज्यादा सेंट्रल एटम है तो उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। समझ आया? और यहीं पे आपको मैंने थोड़ा ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में बताया था, ठीक है। ये सब चीजें आपकी फिनिश हो जाती है, इतना जो है वो कवर हो जाता है। इतना जरूरी है आपको समझना, ये थोड़ा बेसिक उसमें ही जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें सिखाऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण संस्कार कैसे करते हैं, या फिर IUPAC के अकॉर्डिंग उनका नाम कैसे लिखा जाता है, या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप कवर करके लेके आना, समझ के लेके आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।